हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जैसा कि अब तक हम लोगों ने सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में बात की लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और ये बेसिकली सेल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सेल के लिए क्यों नेसेसरी है। ठीक है, तो जितने भी सेलुलर फंक्शंस है, ठीक है, जितने भी सेलुलर फंक्शंस है, डिफरेंट फंक्शंस है जो सेल में परफॉर्म होते हैं, कि सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे हुआ, सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे हुआ, ठीक है, या फिर अदर जो डिफरेंट फंक्शंस है, डिफरेंट एक्टिविटीज है, उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑर्गन्स, कुछ ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं सेल में जो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में, कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो फर्दर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो देखो बेटा, इनका जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है? ये सिंथेसाइज करते हैं काफी टाइप के सब्सटेंसेस ये सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, ठीक है, लिपिड का सिंथेसिस हुआ, या फिर फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो फूड का सिंथेसिस हुआ, फूड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इट हैज टू सिंथेसाइज सब्सटेंसेस। ठीक है, और वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो स्ट्रक्चर है जो सेल में पाया जाता है, मेनली एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, हम राइबोसोम के बारे में भी अलग से सेपरेटली बात करेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो एक तो फंक्शन ये हो गया कि एक सब्सटेंसेस को सिंथेसिस करता है, किसको? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, फूड को सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड बाय क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीव्स में, जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फूड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी बात आई बच्चों आपको समझ में? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ऐसे आप एक और एग्जांपल दे सकते हो कि लिपिड का सिंथेसिस होता है बाय दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है, तो ये अदर एग्जांपल्स पे आप दे सकते हो। तो फर्स्ट तो हमने फंक्शन की बात की सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कि जो डिफरेंट वेरियस टाइप के फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें एक तो फंक्शन क्या हुआ कि ये कुछ सब्सटेंसेस सिंथेसिस करता है। अब सेकंड क्या हुआ? सेकंड अगर हम फंक्शन की बात करें तो सेल से बहुत सारे टाइप के सेल प्रोडक्ट्स सीक्रेट होते हैं। सेल प्रोडक्ट्स का मतलब कि जो सेल है वो किस टाइप के एंजाइम्स सीक्रेट कर रही है, किस टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन कर रही है। ठीक है, कोई म्यूकस सीक्रेट कर रहा है। तो उन सभी सेल्स के सीक्रेशंस के बारे में हमें उनके सेल प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चलता है कि वो किस टाइप के सेल प्रोडक्ट्स को सीक्रेट कर रही है। तो ये भी एक उनका फंक्शन हुआ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट हैज टू सीक्रेट सेल प्रोडक्ट्स। काफी टाइप के सेल प्रोडक्ट्स को क्या करती है? ये सीक्रेट करती है। अगर मैं एग्जांपल लूं सेल प्रोडक्ट्स का, तो मैंने एग्जांपल लिया जैसे कि एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है सेल। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करो म्यूकस को सीक्रेट करती है, और भी बहुत सारे टाइप के सेल प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल के द्वारा, सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट की,
तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सेल, काफी टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं तो जो एनर्जी जनरेट करते हैं, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, अब वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं इट हैज टू जनरेट एनर्जी। क्या करती है ये? एनर्जी का जनरेशन करती है बेसिकली। और वो सेल ऑर्गेनेल कौन सी है जो एनर्जी जनरेट करती है सेल में? एनर्जी जनरेशन का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका काम होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल का काम होता है एनर्जी को जनरेट कराने में सेल में। ठीक है, और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में जनरेट होती है? इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी है, ये जनरेट होती है, इस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बेसिकली जो सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, उसका मेजर फंक्शन क्या होता है? एनर्जी को जनरेट करना। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि ये सेल को क्या प्रोवाइड करा के जा रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करा के जा रहा है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की अलग से बात करेंगे तो वहां पे भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतना समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई भी डाउट हो? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो ये हमने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में बात की कि वो कैसे कुछ सब्सटेंसेस को सिंथेसिस करते हैं, सेल प्रोडक्ट्स को सीक्रेट करते हैं, एनर्जी का जनरेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेटली एक एक करके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहला हम जो सेल ऑर्गेनेल लेके चलेंगे वो हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ER भी बोलते हो। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो अपना सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, अगर हम बात करें तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या रहता है? एक्सटेंड रहता है। उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेल है, आउटर सेल क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस का बाहर की जो लेयर थी, आउटर जो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेयर्स थी, आपने उनको टर्म बोला था न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, हमने उनको क्या बोला था? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हो और आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यहां से लेके यहां तक एक्सटेंड रहता है दोनों के बीच में। ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब का बना हुआ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या करता है? एक्सटेंडेड रहता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? इट इज ए membranous network of tube-like structures extending from nuclear membrane to plasma membrane, nuclear membrane to
टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कहाँ एक्सटेंड करता है, कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लाई करता है। एक नेटवर्क होता है, ट्यूब्स का बना हुआ होता है, जो दोनों के बीच में क्या करता है, लाई करता है। अब अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप होता है उसको आप क्या बोलते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो टाइप है उसको आप बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स हैं और वो 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में बेटा। अब देखो, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा, क्यों बोलते हैं, कैसा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम बात करें तो देखो बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, सपोज करो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है मान लो, ठीक है, और इस पे अब राइबोसोम्स का अटैचमेंट हो गया, ये राइबोसोम्स अटैच कर गए, राइबोसोम्स क्या कर गए, अटैच हो गए, ये राइबोसोम्स है। ठीक है, तो देखो अब कोई स्ट्रक्चर है वो प्लेन है और उस पे अगर रफ राइबोसोम्स वगैरह का स्ट्रक्चर अटैच कर दिया तो एक ये रफ लेयर बन गई, रफ सरफेस बन गया। ठीक है, एक तो स्मूथ सरफेस है, जैसे आपका ये पेज है, सपोज करो ये पेज है नोटबुक का, ये एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे छोटे छोटे अगर पत्थर रख देते हो या फिर कुछ और रख देते हो तो एक वो रफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, और राइबोसोम्स की प्रेजेंस क्या होती है, फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ताकि जो सेल है वो अपनी अदर जो एक्टिविटीज है, डिफरेंट जो उसके फंक्शंस है, मेटाबॉलिक फंक्शंस है, उनको प्रॉपरली कर सके। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ, अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम with ribosomes attached on its surface for synthesis of proteins। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब समझ में आ गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम है जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स इनका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देता है, रफ सरफेस दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अगर हम बात करें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, विदाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसी मेम्ब्रेन है ऐसी की ऐसी रहेगी, इस पे किसी भी अदर ऑर्गेनेल्स का प्रेजेंस नहीं होगा। तो जब लेयर सिंपल है, अब ये नोटबुक का कवर है, जो पेज है वो सिंपल है, इस पे कुछ भी अटैच नहीं है, तो ये एक स्मूथ सरफेस है। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, अगर उस पे कोई ऑर्गेनेल अटैच ही नहीं है तो वो कैसा दिखेगा, आपको स्मूथ सरफेस दिखेगा। तो ये कैसा होता है बेटा, विदाउट राइबोसोम्स, विदाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस।
लेकिन अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर सीक्रेटिंग लिपिड्स। लिपिड्स के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फंक्शन बताया था कि बहुत सारे टाइप के सेल प्रोडक्ट्स को ये क्या करता है? सीक्रेट करता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस को सिंथेसिस करता है। तो सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम के द्वारा हुआ। ठीक है, ऐसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। और मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि लिपिड का सिंथेसिस होता है बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही जो लिपिड्स है वो सीक्रेट होती है, लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, लिपिड्स सिंथेसिस होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पता लग गया। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने क्यों बोला? क्योंकि विदाउट राइबोसोम्स होता है, तो जब वहां पे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है, एकदम जो वहां की मेम्ब्रेन है वो एकदम प्लेन है, वहां पे कुछ प्रेजेंस ही नहीं है उस किसी चीज का, तो वो क्या होगा? स्मूथ स्ट्रक्चर होगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन क्या है? क्योंकि ये लिपिड्स को सिंथेसिस करता है, लिपिड्स का सीक्रेशन करता है। इतनी बात आई आपको समझ में बेटा? अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो देखो जैसा कि हमने बात की कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्सटेंड रहता है बिटवीन दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसका एक जो एंड होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा और जो दूसरा एंड होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। ठीक है, देखो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, तो उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक एंड है वो तो यहाँ पे अटैच होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और जो दूसरा एंड है वो यहाँ पे अटैच होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब आप डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, उसकी 3 फॉर्म्स पाई जाती है। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम occurs in 3 forms। 3 फॉर्म्स पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी अगर हम बात करें तो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट जो फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने। सेकंड जो फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। थर्ड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 3 फॉर्म्स पाई जाती है, और वो 3 फॉर्म्स का डायग्राम के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो सिस्टर्ने है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसका वेसिकल्स का कैसा दिखाई देता है, ट्यूब्यूल्स का कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो बेटा सिस्टर्ने का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्यूब्स टाइप होंगी और वो अरेंज होगी। आपको ऐसा नजर आएगा सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनके बीच में? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो आपको ऐसा नजर आएगा सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तब। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आप इन फॉर्म्स को देखोगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेसिकली 3 फॉर्म्स है। फर्स्ट हमने सिस्टर्ने की बात करी, सिस्टर्ने कैसा दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेकंड फॉर्म के बारे में, दैट इज द वेसिकल्स। वेसिकल्स जो है वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसे गोल गोल दिखाई देंगे और उनमें सीक्रेशंस होगा। कोई भी जो सीक्रेटरी मटेरियल है, कोई भी जो फ्लूइड है वो होगा उनमें। वेसिकल्स का फॉर्मेशन आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आता है ट्यूब्यूल्स।
ट्यूब्यूल्स के नाम से ही पता लग रहा है आपको, जो ट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा बेटा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये किसका होगा? ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिकली 3 पार्ट्स है या फिर 3 फॉर्म्स में पाया गया है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड दी ट्यूब्यूल्स। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो बेटा दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होता है इन मैच्योर्ड आरबीसीज ऑफ मैमल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन मैच्योर्ड आरबीसीज ऑफ मैमल्स। मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसी होती है, आफ्टर द मैच्योरेशन जो आरबीसीज है उनमें क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक और सेल ऑर्गेनेल है जो मैच्योर्ड आरबीसी में एब्सेंट होता है, वो कौन सा है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 सेल ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे जो और आएंगे फर्दर हम उनके बारे में भी बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियस, ये 2 ऐसे सेलुलर कंपोनेंट्स है, 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो मैच्योर्ड आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। याद रखना बेटा, मैच्योर आरबीसी है, नॉट इमैच्योर। इमैच्योर आरबीसी में ये प्रेजेंट होते हैं, बट इन दी मैच्योर्ड आरबीसी में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इतनी बात आई आपको समझ में? ठीक है, अब चलो हम थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि डायग्राम के बेसिस पे अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखाई देगा। उसकी जो ये 3 फॉर्म्स है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ये आपको कैसी दिखाई देंगी? देखो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, देखो बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। समझ में आया? देखो ये बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस है। आउटर साइड जो 2 मेम्ब्रेन लेयर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस न्यूक्लियर एनवेलप से एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ से एक्सटेंड होके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या है? ये एक्सटेंडेड है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंडेड है। अब देखो इसको आपने क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हमने क्या बोला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आपने क्या बोला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आपने क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स। आपको देखो ये जो डॉट डॉट जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? राइबोसोम्स की प्रेजेंस है। तो इनकी वजह से ही हमने इनको क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आई आपको बात? अब देखो हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने जो 3 जो टाइप्स की बात की थी कि सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड द ट्यूब्यूल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 3 फॉर्म्स थी, 3 पार्ट्स थे, उनके बारे में हमने बात की थी। तो देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहे हैं, ऐसे जो आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये किसके स्ट्रक्चर है? सिस्टर्ने के स्ट्रक्चर है। देखो ये आपको सिस्टर्ने लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये सिस्टर्ने के स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है वेसिकल्स। वेसिकल्स का कौन सा स्ट्रक्चर था? तो वेसिकल्स का स्ट्रक्चर देखो ये रहा, जो इसके ऊपर ये गोले गोले नजर आ रहे हैं जहां से सीक्रेशन होगा, ये किसका है? वेसिकल्स है। क्या है? ये वेसिकल्स है। और देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे, एक ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट्स का पता लग गया, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड द ट्यूब्यूल्स। डायग्रामेटिकली अगर आपको बताया तो आपको समझ में आ गया कि तीनों पार्ट्स कैसे होंगे। न्यूक्लियस है, बाहर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड रहता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात आ गई आप लोगों को बेटा समझ में? ठीक है,
तो प्यारे बच्चों इतनी बात आई, आपको डायग्राम समझ में आया अच्छे से कि कैसे सिस्टर्ने, कैसे वेसिकल्स, कैसे ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है, कैसे ये 3 पार्ट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके अकरेंस के बारे में, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में, कि बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट फंक्शन की, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड है बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल को इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका फंक्शन क्या हुआ बेटा? इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, सेल को इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है? बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये एक्सटेंड रहता है, लाई करता है। ठीक है, इतनी बात आई आप लोगों को समझ में। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड फंक्शन के बारे में, तो फर्स्ट तो समझ में आ गया। सेकंड फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर न्यूक्लियस में अगर कोई चीज हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, कोई मटेरियल हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करेगा। अगर कोई चीज आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की तरफ ट्रांसपोर्ट करनी है तो भी ये उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, और न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अगर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो भी ये उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो दूसरा इसका मेजर फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन में हुआ। एक पाथवे प्रोवाइड कराता है मटेरियल को या सब्सटेंसेस को, उनको मूव कराने के लिए फ्रॉम दी वन ऑर्गन ऑफ सेल टू दी अदर ऑर्गन ऑफ सेल या टू दी अदर सेल ऑर्गेनेल्स तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम सेकंड फंक्शन क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ various substances from nuclear membrane to plasma membrane और vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? उल्टा सीधा एक समान, ऐसे, है ना। मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे लिखा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहा है। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी करा सकता है। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ? सीधा भी और उल्टा भी। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी ट्रांसपोर्ट कराएगा और यहाँ से यहाँ भी ट्रांसपोर्ट कराएगा। इतनी बात आई आपको समझ में। तो इसका सेकंड फंक्शन ये हुआ। थर्ड, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो देखो बेटा, इसमें आपने 2 टाइप्स की बात की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन है वो क्या होता है? जैसे कि हमने बात की थी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को सिंथेसिस करना और उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट भी करना, क्योंकि वो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बन रहे हैं वो प्रोटीन्स, तो उनका ट्रांसपोर्ट भी तो जरूरी है ना सेल में, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स तक अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए। तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में और सिंथेसिस में जो हेल्प करता है वो कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम क्या लिखेंगे? हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है? सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स में। ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बेसिकली किसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लिपिड्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? लिपिड का सिंथेसिस करेगा और लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, इतनी बात आई समझ में। अदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो 2 टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके और भी फर्दर
अदर फंक्शंस है कि ये कैसे डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, कैसे एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, कैसे प्रोटीन्स का सिक्रीशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको मेजर फंक्शंस की बात बताई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल को, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस और उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो हम सेकंड सेल ऑर्गेनेल की जो बात करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था। तो सेकंड जो हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे बेटा, राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो राइबोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें कि राइबोसोम्स कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, अगर हम ऐसी बात करें, ठीक है, तो राइबोसोम्स कैसे होते हैं, डेंस, स्फेरिकल एंड दी ग्रेनुलर पार्टिकल्स। कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं सेल के मैट्रिक्स में, मतलब साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली इनका मूवमेंट रहता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या हुए, राइबोसोम्स आर डेंस, स्फेरिकल एंड granular particles which occur freely in the matrix का मतलब क्या हुआ, साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑफ सेल के साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली वहां पे इनका मूवमेंट रहता है, उनको हमने क्या बोला, राइबोसोम्स। ठीक है, अगर हम इतनी बात करें, इसकी बात करें तो राइबोसोम्स की। दूसरा अगर हम बात करें कि जो राइबोसोम्स है वो बेसिकली किन दो कंपोनेंट्स से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स से मिलकर राइबोसोम्स क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट कंपोनेंट है आरएनए, सेकंड कंपोनेंट है प्रोटीन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो जो राइबोसोम्स है वो बेसिकली किससे बने हुए होते हैं, आरएनए से एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा आपको राइबोसोम्स के बारे में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो राइबोसोम्स जो है वो एक बाउंडेड नहीं होते किसी भी मेम्ब्रेन से। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना कि बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे, तो जो राइबोसोम्स है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। ठीक है, वो फ्रीली रहते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते जो राइबोसोम्स होते हैं वो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इन द यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। इन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स, दोनों में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज भी कौन सी, मैमलियन आरबीसीज, मैमल्स की जो आरबीसीज है, अपनी जो आरबीसीज है उनमें। ठीक है, तो आपको ये भी एक एक्सेप्शन याद रखना है। तो अब तक आरबीसीज में तीन ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट नहीं है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस, सेकंड इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड थर्ड वन इज द राइबोसोम्स। ठीक है, तो बेटा आपको ये भी याद रखना है कि आरबीसीज में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ऑल द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट एक्सेप्ट आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज को छोड़ के। इतनी बात समझ में आ गई आपको।
अब अगर हम बात करें राइबोसोम के फंक्शंस के बारे में, किसके बारे में बात करें बेटा, राइबोसोम के फंक्शंस के बारे में। तो देखो राइबोसोम का जो सबसे बेसिक जो फंक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम का सबसे मेजर जो फंक्शन है, जो सबसे ओनली एंड ओनली जो सबसे मेजर फंक्शन है वो कौन सा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना ही इसका सबसे मेजर फंक्शन है। तो बेटा ये हमने बात की राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल के बारे में। ठीक है, अब हम राइबोसोम के डायग्राम की बात करते हैं। देखो बेटा राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें देखो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज दिस वन जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, सेकेंड वन दिस वन जो आपको नीचे थोड़ा सा लाइट ब्लू सी कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो राइबोसोम में 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ये बड़ी है तो इसलिए हम आपको इसको बोलेंगे राइबोसोम लार्ज सब यूनिट। ये छोटी है तो इसको हम बोलेंगे राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम बेसिकली 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, एक लार्ज सब यूनिट एंड एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, बीच में ये क्या है, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्या होगा बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। एम का क्या मतलब होता है, मैसेंजर आरएनए। जब आप आगे बात करोगे फर्दर डीएनए, आरएनए के टाइप्स के बारे में, तो वहां पे आप आरएनए के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करोगे। तो एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब है जो मैसेज को इनकोड करता है। ट्रांसफर आरएनए का मतलब है जो बेसिकली ट्रांसफर में हेल्प करता है, ट्रांसफर करता है किसी चीज को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो ये राइबोसोम है, यहाँ पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है। ये जो आपको ब्लू जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन है। देखो जैसे लिख रखा है ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन क्यों बोला, क्योंकि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, पेप्टाइड चेन्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स है, बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए हम अमीनो एसिड्स को और क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो सारे डिफरेंट अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। तो समझ में आया कैसे राइबोसोम के ऊपर कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। टीआरएनए क्या कर रहा है, इस ग्रोइंग चेन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको। 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट एंड दी स्मॉल सब यूनिट। ये किसका डायग्राम है, राइबोसोम का डायग्राम है बेटा। तो ये हमने बात की बेटा राइबोसोम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, ठीक है, या इसी को आप गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हो, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तीनों टर्म्स एक ही है, याद रखना, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी एंड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। अब हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में, कि जो गोल्जी एपरेटस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, उसके मेजर फंक्शंस क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें गोल्जी एपरेटस के बारे में कि उसका जो डायग्राम है वो कैसा है, बेसिकली कैसा होता है, तो गोल्जी एपरेटस में बहुत सारी टाइप की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, और उन मेम्ब्रेन्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और फ्लूइड वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, फ्लूइड से भरी हुई वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें प्रेजेंट होती है गोल्जी एपरेटस की स्ट्रक्चर में। अगर आप बात करोगे तो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्लूइड से भरे हुए होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दी सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस को हम क्या बोलेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ a
सेट ऑफ membrane bound fluid filled vesicles vacuoles and flattened cisternae। ठीक है, तो जो गोल्जी एपरेटस का जो डायग्राम है, जो गोल्जी बॉडी का डायग्राम है, वो बेसिकली किससे कंसिस्ट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्ने से क्या होता है? कंपोज्ड होता है, कंसिस्ट होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें जो सिस्टर्ने है, जो सिस्टर्ने जो एक दूसरे के साथ अटैच है, जो सिस्टर्ने हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, अरेंज होते हैं इन पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सिस्टर्ने आर यूजुअली अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस में आपको क्या पता लगा? तीन चीजों से कंसिस्ट होते हैं बेसिकली, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड द फ्लैटेंड सिस्टर्ने। अब जो सिस्टर्ने हैं वो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल अटैच्ड होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा डायग्राम की, तो देखो हम डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर है गोल्जी एपरेटस का। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? सिस्टर्ने का। देखो सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर ऐसा ही था जब आपने देखा था तब। ठीक है, ये सिस्टर्ने कैसे अरेंज्ड है? एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है। इतनी बात आई आपको समझ में? देखो ये क्या है? सिस्टर्ने है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है। इतनी बात आई समझ में? अब देखो जो गोल्जी एपरेटस है उसके दो एंड्स होते हैं, एक ये एंड, एक ये एंड, दो एंड्स होते हैं। तो वो एंड जहां से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकल, जो वेसिकल्स है वो आती है, ठीक है, अंदर आ रही है। ठीक है, वेसिकल्स, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रही है, उसको आप क्या बोलोगे? सिस फेज। उसको आप क्या बोलोगे? सिस फेज। और दूसरी तरफ जहां पे वेसिकल्स फॉर्म हो रही है, देखो ये लेयर से ही वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर आगे जाके ये वेसिकल यहां से ब्रेक हो जाएंगी और एक न्यू वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेगी, एक सिक्रेटरी वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे जो ये फॉर्म हो रही है इनको आप क्या बोलोगे? न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, क्योंकि न्यू वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये वेसिकल्स जब यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे आ गई तो इनको आपने क्या बोला? सिक्रेटरी वेसिकल्स, क्योंकि वेसिकल्स अब फ्लूइड से फिल्ड है, इनमें एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इतनी बात आ गई आपको समझ में? अब सिस्टर्ने का जो ये जो एरिया था, जो होलो एरिया है, इसको हमने क्या बोल दिया? ल्यूमन। इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? ल्यूमन। तो जहां पे वेसिकल्स इनकमिंग होती है, आती है, ठीक है, उसको आपने क्या बोला? सिस फेज। और जहां से न्यू वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू वेसिकल्स अराइज होती है, या सिक्रेटरी वेसिकल्स यहां से ब्रेक होके सिक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको आपने क्या बोला? ट्रांसफेज। इतनी बात आई आपको समझ में बेटा? तो इतनी बात समझ में आ गई आपको गोल्जी एपरेटस के डायग्राम को देख के, जो अब तक मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, कि गोल्जी एपरेटस में जो सिस्टर्ने हैं, बेसिकली 3 चीजें मैंने आपको बताई है। सिस्टर्ने हुए, ठीक है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ और वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। इतनी बात आ गई आपको समझ में? अब सिस्टर्ने कैसे पैरेलली अरेंज्ड है, कौन से एंड को आप सिस फेज बोलोगे, कौन से एंड को आप ट्रांस फेज बोलोगे। सिक्रेटरी वेसिकल्स बेसिकली ट्रांस फेज की साइड आपको दिखेगी, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स भी आपको बेसिकली ट्रांस फेज की साइड दिखेगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बेटा हमने किसके बारे में बात की? गोल्जी एपरेटस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में।
अब बेटा अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी के, गोल्जी एपरेटस के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अब डायग्रामेटिकली तो हमने देख लिया कि जो एक एंड है, वन एंड जहां से इनकमिंग वेसिकल्स आ रही है उसको आपने क्या बोला, सिस फेस, ठीक है। और जहां पे न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स बन रही है, मतलब अदर एंड है जहां पे न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स बन रही है या सीक्रेटरी वेसिकल है जहां से वेसिकल्स बड ऑफ हो रही है, ठीक है, निकल रही है, बड ऑफ हो रही है, वहां उसको आपने क्या बोला है, ट्रांसफेस। ये पॉइंट्स आ गए आपको समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो बेटा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो गोल्जी एपरेटस है वो बेसिकली कहाँ कहाँ अब्सेंट होता है, किन किन में वो अब्सेंट होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस कहाँ कहाँ अब्सेंट होता है। तो ये कहाँ कहाँ अब्सेंट होता है, अब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गे में अब्सेंट होता है। मैच्योर स्पम्स, मैच्योर स्पम्स में अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा आरबीसीज में अब्सेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि गोल्जी एपरेटस बेसिकली कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो याद ही रहेंगे आपको। यहाँ पे ये दो याद रखने हैं, मैच्योर स्पम्स एंड दी आरबीसीज में क्या होता है, गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है। तो आरबीसीज में अब तक कौन कौन से ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस एब्सेंट था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट था, राइबोसोम्स एब्सेंट थे, और अब गोल्जी बॉडी भी क्या है, एब्सेंट है, गोल्जी एपरेटस भी क्या है, एब्सेंट है। तो आरबीसीज में आपको याद रखना है ये चार कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जो एब्सेंट होते हैं, ठीक है बेटा। गोल्जी एपरेटस के बारे में इतना आपको समझ में आया, इतना पता लगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस की बात करते हैं। तो गोल्जी एपरेटस के अगर हम फंक्शंस की बात करें कि गोल्जी एपरेटस के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस का मेजर काम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करके रखना, सिस्टर ने जो थे वहां पे स्टोर करके रखना, वहां के उस सब्सटेंस को, वहां पे जो स्टोर जो सब्सटेंस है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मॉडिफाई करना, उसको पैकेजिंग करके रखना, और फिर नीचे की साइड ट्रांसफेस की साइड आके उसको डिस्पैच कर देना, उसको रिलीज कर देना एज ए सीक्रेटरी वेसिकल। उस फ्लूइड को, उस मॉडिफाइड फ्लूइड को सीक्रेटरी वेसिकल्स में फिल्ड करके ट्रांसफेज की साइड क्या कर देना, डिस्पैच कर देना। क्या काम होता है बेसिकली गोल्जी बॉडीज का, गोल्जी एपरेटस का मेजर फंक्शन होता है। इतनी बात आई आपको समझ में बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच दी सब्सटेंसेस। इसका मेजर फंक्शन हुआ ये, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज को समझें तो हम कैसे समझेंगे बेटा, देखो क्या हुआ, यहां से कोई फ्लूइड आया, इस सिस्टर ने उसको क्या किया, स्टोर किया, यहाँ पे इसने उसको मॉडिफाई किया और उसको पैक करके रखा, ठीक है। अब जब टाइम होगा तो यहाँ से एज ए न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल का फॉर्मेशन करके और उसमें वो मॉडिफाइड फ्लूइड फिल्ड करके ब्रेक हो जाएगा और एक सीक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में ट्रांसफेज की साइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। इतनी बात आई आप लोगों को बेटा समझ में। तो इससे आप पता लगा सकते हो डायग्रामेटिकली मैंने जो पॉइंट बताया है आपको कि कैसे वो फ्लूइड को या सब्सटेंस को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, फिर उसके बाद उसको पैकेज करके उसको डिस्पैच करता है फ्रॉम द सिस फेज टू ट्रांसफेज इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल्स। इतनी बात आ गई बेटा आपको समझ में, इतना पॉइंट आया समझ में। अब अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, तो ये सीक्रेटरी वेसिकल्स में अलग अलग टाइप के सेलुलर कंपोनेंट्स को फिल्ड करके उस इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड फिल्ड करके क्या करता है, वहां से बाहर निकालता है।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में। और वो अदर सेलुलर सिक्रीशन, सेलुलर कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, सेलुलोज भी हो सकते हैं, या फिर अदर पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट प्रोड्यूसेस secretory vesicles which contain cellular secretions। सेलुलर सिक्रीशंस को क्या करते हैं, वहां से प्रोड्यूस करते हैं एज ए सिक्रेटरी वेसिकल। वो सेलुलर सिक्रीशंस क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल अगर हम ले, एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं, सेलुलोज हो सकता है, और अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, अदर सेलुलर सिक्रीशंस हो सकते हैं, जो सेक्रेटरी वेसिकल्स में फिल्ड करके बाहर क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, बाहर प्रोड्यूस होते हैं एज ए सिक्रेटरी वेसिकल्स। दो फंक्शन समझ में आए आपको गोल्जी एपरेटस के। जब आप डायग्राम को बेटा माइंड में रख के अगर सोचते हो तो आपको फंक्शंस बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें इसके लास्ट मेजर फंक्शन की, तो क्या है, बहुत सारे टाइप के अदर ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो गोल्जी एपरेटस से ही सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, गोल्जी एपरेटस से किन किन का सिंथेसिस होता है, गोल्जी एपरेटस are involved in the synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस के मेजर फंक्शंस कौन कौन से हुए, स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच करना सब्सटेंसेस को, सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में सेलुलर सिक्रीशंस को सीक्रेट करना, उनको प्रोड्यूस करना, और गोल्जी एपरेटस है वो इन्वॉल्व होता है इन दी सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द लाइसोसोम। इनके सिंथेसिस के लिए गोल्जी एपरेटस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतनी बात आई बेटा आपको समझ में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 3 सेलुलर या सेल ऑर्गेनेल्स की बात की है। फर्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड राइबोसोम्स, थर्ड इज द गोल्जी एपरेटस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना आज जो पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।